बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हम वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। देखेंगे टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो बेटा बेटा हम पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। बेटा ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उस कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको डिटेल से हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब साथ हमारे पास क्या आ जाता है, टू डायमेंशन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने पढ़ा था टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन क्या होती है? जब भी कोई बॉडी दो एक्सिस के लॉन्ग मूव करती है, यानी आगे की तरफ भी जाती है और ऊपर की तरफ भी जाती है, तो उस वक्त उसकी मोशन क्या कहलाती है? टू डायमेंशन मोशन कहलाती है। तो यहाँ पर भी वही टू डायमेंशन मोशन है और इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास क्या हो बेटा, टू बॉडीज हो जो आपस में क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन जो है दोनों बॉडीज जो है वो प्लेन के अंदर क्या करें, मूव करें। प्लेन का मतलब कि वो अलोंग एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो प्लेन में मूव कर रही। और जब भी ऐसा होता है उस वक्त जो हमारा कोलिजन होता है उसे हम टू डायमेंशन कहते हैं। और उस दौरान अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व हो जाए तो उसे टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। ठीक है बेटा, डिफाइन भी किया गया है। अब बेटा टू डायमेंशन की कंडीशन होती है जो कि डेफिनेशन में लिखी हुई मौजूद है। क्या है कि जब भी कोलिजन हो और उसके अंदर टू बॉडीज डज नॉट हैव हेड ऑन कोलिजन, जब दो बॉडीज आपस में हेड ऑन कोलिजन नहीं करती ना, तो उस वक्त टू डायमेंशन कोलिजन होता है। और जब हेड ऑन कोलिजन करती तब क्या होता है, वन डायमेंशन कोलिजन होता है। अब हेड ऑन कोलिजन क्या है? अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ये हमारे पास दूसरी बॉडी, और इन दोनों बॉडीज के सेंटर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर, तो इस कोलिजन को कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। और जब भी हेड ऑन कोलिजन होता है तो उस वक्त वन डायमेंशन मोशन होती है, तो उसे वन डायमेंशन कोलिजन कहा जाता है। और अगर बेटा हमारे पास दो बॉडीज हों और वो एक दूसरे से हेड ऑन कोलाइड ना करें, यानी कि ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है, और अब इनके सेंटर से एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे, तो उस वक्त इनका जो कोलिजन होता है वो हमेशा किसमें होता है बेटा, टू डायमेंशन में। इसलिए डेफिनेशन में लिखा है अ कोलिजन इन विच टू बॉडीज डज नॉट हैव हेड ऑन कोलिजन, यानी कि टू डायमेंशन कोलिजन हो और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व हो, तो उस कोलिजन को कहते हैं हम टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब आगे बेटा हम चलते हैं कि टू डायमेंशन जो इलास्टिक कोलिजन है उसकी खसूसियात क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमने बेटा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन लेना है टू बॉडीज का। ठीक है, दो बॉडीज हमारे पास होंगी और उनके दरमियान क्या लेना है, इलास्टिक कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होनी चाहिए और मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब बेटा वो कोलाइड जब एक दूसरे से करेंगे ना, तो ग्लांसिंग एंगल का मतलब सीधा सीधा जाके टकरा, थोड़ा सा साइड से जाके टकरा, तो उसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, और ये इसलिए ताकि हेड ऑन कोलिजन ना हो। ठीक है, क्योंकि कंडीशन भी हमने टू डायमेंशन की पूरी कर दी। उसके बाद बेटा जो हमारे पास बॉडी है ना जिसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है v1 है, और जो बेटा हमारे पास m2 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2v2i, और वो बेटा बराबर किसके है, 0। ठीक है, क्योंकि जो m2 है वो किसमें है, रेस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, इधर देख लें बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, m1 है। ठीक है, m1 जो है इनिशियल वेलोसिटी v1i से मूव कर रहा है, और ये m2 से जाके टकराता है। जो m2 है वो टारगेट है और ये रेस्ट में होता है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये हेड ऑन जाके नहीं कोलाइड कर रहा है, बल्कि यहाँ साइड पर जाके कोलिजन कर रहा है।
तो ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये ग्लांसिंग एंगल के ऊपर आकर क्या कर रहा है, कोलाइड कर। जब इस एंगल पर आकर ये आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर इंपल्सिस जो है वो जनरेट होती है। इंपल्सिस हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स लगती है, फोर्स शॉर्ट है, तो यहाँ पर इंपल्स जनरेट होता है जिसकी वजह से ये दोनों बॉडीज क्या हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, यानी डायफ्रैक्ट हो जाती है। जो M1 है वो थीटा 1 एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पर डायफ्रैक्ट होती है, जबकि M2 जो है वो एट थीटा 2 जो है वो क्या होती है, डायफ्रैक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर? तो ये बेटा एक्सप्लेनेशन के अंदर भी लिखा हुआ मौजूद है। क्लियर है बेटा यहां तक? अब बेटा इस इलास्टिक कोलिजन के दौरान मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से हम इनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या करेंगे, कैलकुलेट, और उसके बाद फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो देख लेते इनिशियल मोमेंटम क्या। तो बेटा हमारा m1 जो है उसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v1i। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम आएगा प्रोजेक्टाइल का या m1 का इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, वो बेटा हमारे पास आ जाएगा m1 का मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर यहां तक बात? उसके बाद बेटा हमारे पास टारगेट है। टारगेट जो है वो बेटा रेस्ट में होता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो आएगा ऑफ m2 वो हमारे पास आ जाएगा बेटा m2 v2i जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम m1 का कितना है बेटा, m1 v1i, जबकि m2 का कितना है इनिशियल मोमेंटम, वो 0 के बराबर है क्योंकि m2 किसमें है, रेस्ट के अंदर। क्लियर है? अब बेटा हमने बात करनी है फाइनल मोमेंटम। अब हमने किसकी बात करनी है, फाइनल मोमेंटम की। तो जब ये दोनों बॉडीज टकराई थी और थीटा 1 और थीटा 2 एंगल पर डायफ्रैक्ट हो गई थी, तो उस वक्त m1 जो है बेटा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1i। m1 मास और ये उसकी क्या है, वेलोसिटी। तो इसी को बेटा हम लिख देंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ m1। ठीक है, एज m1 जो है वो क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, एज m1 मूव विद वेलोसिटी v1f। ठीक है, तो m1 v1f वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो इट हैज मोमेंटम, इट हैज मोमेंटम। तो इसका बेटा मोमेंटम होगा m1 v1f। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम जो है ऑफ m1 वो बेटा बराबर है किसके, m1 v1f के बराबर। क्लियर है यहां तक बात? लेकिन बेटा अब यहां पर ये बॉडी जो है ना, ये थीटा एंगल पर क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। जब भी कोई बॉडी जो है वो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मोमेंटम, ये बेटा कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड। तो यहां पर हमने इसके कंपोनेंट भी निकालने, मोमेंटम के यहाँ पर कंपोनेंट भी निकालेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम इसके कंपोनेंट निकालते हैं तो एक हमारे पास आ जाता है ये कंपोनेंट, ये हमारे पास इसका आ जाता है y कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऑफ m1। m1 का आफ्टर कोलिजन क्या लेना है हमारे पास, y कंपोनेंट। तो यहाँ पर बेटा y कंपोनेंट क्या होता है, हमें पता है कि भाई हमारे पास ये आ जाएगा m1 v1f और साथ क्या लगा देंगे y, कि ये y कंपोनेंट है मोमेंटम, और जो कि बेटा बराबर होता है m1 v1f, और y कंपोनेंट है इसलिए क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे कि y कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा बेटा, y कंपोनेंट फाइनल y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ m1 का। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा बेटा
m1 v1f साइन ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो थीटा एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमेशा y कंपोनेंट होता है, इसलिए हमारे पास y कंपोनेंट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास बेटा इसका क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट। वो x कंपोनेंट क्या होता है, वो ऑन x एक्सिस या अलोंग x एक्सिस होता है। तो ये हमारे पास जो बेटा x कंपोनेंट है इसका क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ m1, वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, m1 v1f और साथ क्या लग जाएगा x की, x कंपोनेंट, और जिसको हम लिखते हैं तो आता है हमारे पास m1 v1f, क्योंकि x कंपोनेंट है तो इसलिए आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो हमारे पास x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, लिखेंगे फाइनल x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ m1, वो बेटा हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा m1 v1f cos ऑफ थीटा 1 आ जाता है। ठीक है, तो बेटा आराम आराम से करवा रहा हूं, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लें स्टेप। ठीक है, तो हमने बेटा फाइनल मोमेंटम m1 का देखा, फिर हमने देखा वो जो फाइनल मोमेंटम है उसका x कंपोनेंट लिखा और उसका क्या लिखा, y कंपोनेंट। अब बेटा बिल्कुल इसी तरह हमने क्या लिखना है बेटा, m2 का लिखना। तो बेटा m2 जो है वो बेटा जब कोलिजन के बाद क्या करता है, मूव करता है, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2, m2 की वेलोसिटी और कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास m2 इस वेलोसिटी से मूव करता है आफ्टर कोलिजन, तो हम बेटा यहां पर लिखेंगे एज m2 मूव, जैसे कि m2 मूव करता है विद वेलोसिटी v1f, सॉरी v2f, m2 मूव करता है विद वेलोसिटी v2f, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो इट हैज मोमेंटम, तो उसके पास बेटा मोमेंटम कितना होगा, उसके मास और वेलोसिटी को तरफ दे देंगे, तो उसका मोमेंटम आ जाएगा m2 v2f आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 हमारे पास आ जाएगा बेटा m2 v2f। ठीक है, तो जैसे हमने m1 का निकाला बिल्कुल वैसे ही हमने किसका लिख दिया, m2 का। अब बेटा नेक्स्ट देखें, अब सेम जैसे m1 थीटा 1 एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहा है, इसी तरह m2 भी तो थीटा 2 एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पर भी बेटा m2 का जो मोमेंटम है वो x और y कंपोनेंट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो वो हम कंपोनेंट निकालते हैं, तो यहां से जब हम m1 के वो कंपोनेंट निकालते हैं तो a कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है ये थीटा के सामने, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका है y कंपोनेंट ऑफ m2 का y कंपोनेंट यहां से हमें मिलता है बेटा। तो y कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, m2 v2f और साथ क्या लगा देंगे y, कि ये y कंपोनेंट है इसका, और इसको बेटा हम लिखेंगे m2 v2f साइन ऑफ थीटा 2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल यहां पर क्या, थीटा 2, तो इसको बेटा हम यहां लिख भी लेंगे। बेटा फाइनल जो हमारे पास क्या है, मोमेंटम है ऑफ फाइनल y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ m1 बेटा, m2 हमारे पास आ जाता बेटा m2 v2f साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है, तो ये y कंपोनेंट का हमारे पास मोमेंटम आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम इसके x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट भी बेटा ये आपका अलोंग x एक्सिस होगा, और ये हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा बेटा x कंपोनेंट ऑफ m2। तो x कंपोनेंट m2 का क्या आएगा बेटा हमारे पास m2 v2f और साथ क्या लग जाएगा x, और ये बराबर आ जाएगा बेटा m2 v2f cos ऑफ थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बेटा यहां पर राइट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x कंपोनेंट
फाइनल एक्स कंपोनेंट ऑफ पी ऑफ m2, तो आ जाएगा हमारे पास m2 v2 f cos ऑफ थीटा 2। ठीक है, तो हमने मोमेंटम निकाल लिया m2 का, उसका x कंपोनेंट भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, y कंपोनेंट भी निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने अब इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपको मिलता हूं। अल्लाह हाफिज।